नमस्ते। आज मैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में, अखबार में, हर जगह डेल्टा वेरिएंट प्लस के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आ रही है, बहुत जगह चर्चा हो रही है। तो क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट? जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से उभर के आया है। आप सबको पता ही होगा कि हम सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन से अभी निकले हैं। बहुत ही मुश्किल समय रहा है हमारे लिए, पूरे देश के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। लेकिन उस समय जो सेकेंड वेव चला हुआ था कोविड के इन्फेक्शन का, वो डेल्टा वेरिएंट का था। तो उसी में से ही म्यूटेट होकर के डेल्टा प्लस वेरिएंट आया हुआ है। लेकिन इन सब के बारे में मैं बोलने से पहले मैं आम जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है। हमेशा जो वायरस होता है, जैसे कि ये कोरोना एक आरएनए वायरस है, तो वो पनपता इसी माध्यम से है, वो म्यूटेट करता है। मे बी वीक्स लगते हैं, महीने लगते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट तरीके से म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने का मतलब होता है कि जो एक वायरस का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट नोवेल कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हाँ, ये हमारा फर्स्ट जो नोवेल कोरोना वायरस आया था। उन प्रोटीन्स में जब जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो वो अलग अलग वेरिएशंस हो जाते हैं। डेल्टा वेरिएंट इकलौता वेरिएंट नहीं है। आप सबको पता ही होगा कि अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, कापा स्ट्रेन है, ब्राज़ील में गामा स्ट्रेन आया हुआ है और डेल्टा वेरिएंट आया हुआ है। इनफैक्ट एक लैम्डा वेरिएंट की भी चर्चा आजकल चल रही है। तो कहने का मतलब है कि ये कोई अनोखा वेरिएंट नहीं है कि ये ऐसी पहली बार हुआ है। हर वायरस इसी हिसाब से म्यूटेट करती है, और क्योंकि इतना फास्ट प्रोग्रेशन हुआ है और अभी पैंडमिक के दौरान हमें इसको आइडेंटिफाई करने में हमने इसको WHO ने कुछ नेम सजेस्ट करें, जैसे कि अल्फ़ा और कापा और इस तरह से जो हमारा वेरिएंट है डेल्टा। तो क्यों इसके ऊपर इतनी चर्चा हो रही है? तो आपने कुछ टर्म्स देखे होंगे कि ये वेरिएंट पहले जब चर्चा में का विषय बना तो इसका नाम रखा गया था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जब साइंटिफिक कम्युनिटी एक नया स्ट्रेन आइडेंटिफाई करती है, जो कि एक्चुअली काफ़ी महीने पहले ही आइडेंटिफाई हो चुकी थी। तो जब ये आइडेंटिफाई किया जाता है जेनेटिक्स जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से, उसके बाद रिसर्च इस पे चलती है कि भाई क्या ये वेरिएंट हमारे लिए कुछ इंटरेस्ट है, मतलब इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, क्या हमें इसके बारे में और पता करना चाहिए, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जब इस पे कुछ स्टडीज़ होती हैं तो नेक्स्ट लेवल उसको एक दिया जाता है, हाँ अगर ये घातक हो सकती है, ये सीवियर डिजीज़ कर सकती है, या कोई और पैटर्न निकल के आता है, तो हम उसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICMR के द्वारा जो स्टडीज़ हुई हैं इस वायरस के ऊपर, तो अब इसको फ्लैग किया है कि ये वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो ये कंसर्न क्यों है? कंसर्न का मतलब पैनिक होना नहीं है। कंसर्न जब फ्लैग किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स और हमारी कम्युनिटी को एडिक्वेट टाइम दिया जाए कि हम सारे उसके लिए रिलेटेड जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं वो हम कर पाएँ। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसमें पैनिक नहीं करना है और हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि हर वायरल इन्फेक्शन में हमें लेना चाहिए। अब ये कंसर्न क्यों है? इसमें 3 पैटर्न्स निकल के आए हुए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, पर जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास जो रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स आई हुए हैं, उसमें 3 प्रमुख बातें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलता है। डेल्टा वेरिएंट भी फैलता था, उससे पहले जो वेरिएंट्स थे वो भी फैलता था, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में ये देखा गया कि अभी वाला जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो काफ़ी हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। इसका कहने का मतलब है कि पहले जब एक व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव कैरियर या पॉजिटिव इन्फेक्टेड पेशेंट था तो वो 2 से 4 लोगों तक इन्फेक्ट कर पाते थे। ये इससे ज़्यादा इन्फेक्ट करेगी, ज़्यादा लोगों को क्लोज कॉन्टैक्ट पे भी
या कम ड्यूरेशन पे भी अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे अगर इतना कि अगर कोई क्लोज रूम में बैठे हैं और मैंने अगर मास्क नहीं, मान लीजिए मेरे अंदर डेल्टा वेरिएंट है, तो मैं कम से कम मेरे क्रॉस पास से जो भी वॉक करके गए हों या साथ बैठे हों या उस कमरे में हो, तो उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम दोनों मास्क ना पहने हो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि डबल मास्किंग की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो रिसर्चर्स ने बताई है वो ये है कि जो ये वेरिएंट है वो फेफड़ों के अंदर और सांस की कोशिकाओं के अंदर बहुत फास्ट रेट से अटैच हो जाती है। जैसे ही हवा हमारे सांस की नली में जाती है, वो तुरंत ही फेफड़ों के अंदर जा कर के चिपक जाती है और अपना जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है। इसलिए ऐसे इन वेरिएंट्स में ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है और ज़्यादा जल्दी निमोनिया बिगड़ जाता है। ये एक सेकेंड पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जिसका हमारे पास अभी बहुत प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ टाइप की थेरेपीज़, जैसे कि एंटीबॉडी थेरेपी आई हुई है, जो कॉकटेल एंटीबॉडी थेरेपी होती है, जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कहते हैं, उसके आगे ये डेल्टा वेरिएंट सुपीरियर है, मतलब कि रेजिस्टेंट हो जाती है एंटीबॉडी थेरेपी पे। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, पर हाँ, ये 3 बातें मोस्ट लाइकली उभर कर आई हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं क्रिएट करना है, लेकिन 100% प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। हमारी कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो हमेशा पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। डबल मास्किंग ज़रूरी है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डाउट हमारे मन में क्रिएट हो रही है कि इस वेरिएंट में ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन गलत बात है। भारत सरकार ने, ICMR ने और बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बताया है कि वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस तरह के मल्टीपल वेरिएंट्स को हमें डील करना है। तो अभी तक की स्टडीज़ यही बताती है कि अभी हमारे पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो इफ़ेक्टिव है इस स्ट्रेन के लिए। इसलिए जितने लोग अपना वैक्सीनेशन पूरा करें वो सबसे बेस्ट तरीका है इसको हम काउंटर कर सकें। और चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सिन हो, और अभी जो लेटेस्ट ट्रायल बेसिस पे अवेलेबल स्पुतनिक हो, ये तीनों ही अवेलेबल है अभी इंडिया के अंदर और भारत सरकार से रिकमेंडेड भी हैं। तो ये इसका जो है फ़ायदा हमें लेना चाहिए। डबल डोजेज़ ऑफ वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। सिंगल डोज के बाद ये नहीं सोचना है कि पूरी तरह इम्यूनिटी आ गई है, और वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी उसकी कम रहती है। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा डेल्टा वेरिएंट प्लस वेरिएंट के बारे में यही बताना था। तीसरी चीज़, आप ये जानना चाहोगे कि क्या हर पेशेंट में हमें वेरिएंट पता करने की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक सेट पैटर्न होता है। सर्वेलेंस के लिए ही हम वेरिएंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हर पेशेंट को, जैसे हम RT-PCR कराते हैं, वैसे हर पेशेंट को वेरिएशन पता करने की या जीनोमिक सीक्वेंसिंग की ज़रूरत अब तक के लिए नहीं है। जो भारत सरकार ने जो रूल्स बने हैं ICMR के द्वारा, वो ये है कि कुछ 28 लेबॉर्ट्री मिल करके एक कंसोर्शियम बनाई है, जो कि डिसाइड करती है कि कितने % लोगों के में जो RT-PCR पॉजिटिव आता है उनको हमें जीनोमिक स्टडी, मतलब जिसमें वेरिएशंस पता चले, उसकी स्टडी की ज़रूरत होती है। तो उस तरह से रैंडम सर्विलेंस किया जाता है और इसी में ही पकड़ में आता है कि कौन से एरियाज़ में इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का ज़्यादा नंबर है, ताकि उस एरिया को हम आइसोलेट कर सकें और सर्विलेंस में डाल सकें और कंटेन कर सकें। इस समय डेल्टा प्लस वेरिएंट इंडिया के अंदर करीबन 11 स्टेट्स में मौजूद है, लेकिन उसके नंबर बहुत कम हैं। 48 to 50 केसेस ही अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग में निकल करके आई है, और वो बहुत स्कैटर्ड एरिया में, मतलब कि बहुत दूर दूर एरिया में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो डिफ्यूज़ स्प्रेड नहीं हुआ है, तो लोकलाइज्ड है। तो अगर हम जैसे कंटेनमेंट मेजर्स फॉलो करेंगे, मास्क फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन ठीक से हम अपने उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली हम इस जो थर्ड वेव की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।